Other argues that India should focus on the uplift of million of its people above the poverty line। मतलब कुछ लोगों का तो ये मानना है कि इंडिया को एक मतलब स्ट्रॉन्ग पावर बनना चाहिए पूरी वर्ल्ड में और इंटरनेशनली अपने आप को एक पावर की तरह दिखाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी लोग हैं वो ये बात करते हैं कि इंडिया को जो है ना अपने जो उनके लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, मतलब उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, और उनको अबव पॉवर्टी लाइन लाने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इम्प्रूव गवर्नेंस, गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड रिकॉन्साइल विद इन दी कंट्री, रिकॉन्साइल का मतलब होता है संधि करना, मतलब जो भी बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उनको रिकॉन्साइल करने की कोशिश करनी चाहिए बिफोर वेंचरिंग इनटू मेकिंग ए बेटर वर्ल्ड। इससे पहले कि इंडिया कोई मतलब नया काम करने चाहे, वेंचरिंग का मतलब क्या होता है, कोई दूसरा काम करना, ठीक है। वर्ल्ड को मतलब एक बेटर प्लेस बनाने के लिए सोचने से पहले, मतलब इंडिया इससे पहले ये सोचे कि हमें पूरे वर्ल्ड को एक अच्छा प्लेस बनाना है, उससे पहले इंडिया के अंदर में जो मसले चल रहे हैं, जो पॉवर्टी लाइन है वो मतलब उसके ऊपर जाना पहुंचाना चाहिए लोगों को, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहिए और देश के अंदर में जो इश्यूज़ हैं उनको ठीक करना चाहिए, रिकॉन्साइल करना चाहिए, इससे पहले कि इंडिया जो है एक बेटर वर्ल्ड बनाने के बारे में सोचे। क्योंकि अगर पहले तो आपको अपने आप के बारे में ही सोचना पड़ेगा। इट इज़ ए फॉल्स बाइंड्री, बाइंड्री का मतलब होता है ये जो दो मत है ना, कि एक मत ये कहता है कि इंडिया को जो है एक पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल सुपर पावर बनना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहिए, दूसरा ये बोलता है कि इंडिया को गवर्नेंस के बारे में बात करनी चाहिए, पॉवर्टी के बारे में बात करनी चाहिए। ये दोनों फॉल्स बाइंड्री हैं। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब हालांकि, इन स्पाइट ऑफ द इक्वली फॉल्टी हाइपर नेशनलिस्ट एंड डीपली पैसिमिस्टिक नरेटिव्स, मतलब हालांकि ये जो हाइपर नेशनलिस्ट मतलब जो नेशनलिस्ट मतलब जो देशभक्ति राष्ट्रवाद है उसके ऊपर काफ़ी मतलब अग्रेसिव तरीके से बात करते हैं, और डीपली पैसिमिस्टिक नरेटिव्स, पैसिमिस्टिक मतलब जो निराशावादी जो नरेटिव्स हैं, जो प्रचार हैं। The story of the rise of India and the attendant challenges must be proactively and critically engaged, for the kind of power India would become will not only define the future of world in important ways। तो मतलब हालांकि बहुत सारे इंडिया में हाइपर नेशनलिस्ट लोग हैं जो काफ़ी राष्ट्रवाद के नाम पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो मतलब लोगों को गुमराह करते हैं, और पैसिमिस्टिक नैरेटिव्स भी हैं, मतलब लोगों को जो निराश करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टोरी है ना राइज ऑफ इंडिया की एंड दी अटेंडेंट चैलेंजेस, और जो चैलेंजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, मस्ट बी प्रोएक्टिवली एंड क्रिटिकली एंगेज्ड, इनको हमें जो है ना एक एक्टिव तरीके से, ठीक है, और एक्टिव तरीके से और जो है ना वो एकदम क्रिटिकली एंगेज करना चाहिए। फॉर द काइंड ऑफ पावर इंडिया वुड बिकम विल नॉट ओनली डिफाइन द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इन इंपॉर्टेंट वेज, क्योंकि जो इस तरह की पावर इंडिया बनना चाहती है ना, ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर नहीं बताएगा, बट मोस्ट डेफिनेटली शेप एंड डेस्टिनी ऑफ इट्स 1.4 बिलियन सिटीजन्स, बल्कि जो हमारे सिटीजन्स हैं 1.4 बिलियन, उनकी कैसी शेप होगी, उनका कैसा फ्यूचर होगा, मतलब पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर तो बताएगा ही, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं मोस्ट डेफिनेटली उनके बारे में जो है वो बताएगा। इग्नोरिंग और डिसमिसिंग द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइजिंग पावर्स इज़ अनवाइज, इन चीज़ों को इग्नोर करना जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब परिणाम होने वाले हैं, ठीक है, उन चीज़ों को इग्नोर करना राइजिंग इंडिया के, ठीक है। बट डूइंग सो विदाउट रूटेड इन द रियलिटीज़ ऑफ द कंट्रीज इनहेरेंट लिमिटेशंस वुड बी ए स्ट्रेटेजिक ब्लंडर। अगर हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे कि क्या इंडिया के लिए मतलब कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, इंडिया जैसे ही मतलब एक पावर बनने की तरफ जा रही है, इन चीज़ों को इग्नोर करना जो है ना वो अनवाइज होगा, मतलब मूर्खता की बात होगी। लेकिन बट डूइंग सो विदाउट रूटेड इन द रियलिटीज़ ऑफ द कंट्रीज इनहेरेंट लिमिटेशंस, लेकिन बिल्कुल भी जो है ना मतलब इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, इस रियलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना जो इंडिया की लिमिटेशंस हैं, मतलब इंडिया में जो कमियां हैं इनहेरेंट, मतलब जो बरसों से चली आ रही हैं, ठीक है, जो जनरेशन बाय जनरेशन कमियां चली आ रही हैं, अगर हम लोग इग्नोर कर देंगे तो ये एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात होगी। तो इंडिया को हर चीज़ देख के चलना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे पावर और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद इंडिया ऑफ 1991। पहले हम लोग इंडिया जो 1991 में था उसके बारे में बात करेंगे। ए वीक पोअर एंड डीपली बलगर्ड कंट्री, एक मतलब बिल्कुल पोअर, एक वीक और एकदम मतलब बिखरी हुई कंट्री थी, विद ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ 5.8 बिलियन। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सिर्फ 5.8 बिलियन था, और जो नॉमिनल जीडीपी था वो 270.11 बिलियन था। फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 846 मिलियन, अराउंड 50% ऑफ होम वर पुअर,
जिसमें 846 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन थी और उसमें अराउंड 50% जो है वो गरीब लोग थे। दोज वर माइजरेबल फिगर्स। माइजरेबल मतलब होता है हैरान करने वाली। ये जो आंकड़े हैं ना एकदम हैरान करने वाले हैं। डिस्पाइट एफर्ट्स टू डिफ्यूज फियर्स ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिया पाकिस्तान क्लैश लूम्ड एंड वायलेंस इन कश्मीर वॉज इट पीक्स। हालांकि बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, ठीक है, कि न्यूक्लियर जो वॉर है उसका जो डर है उसे ख़त्म किया जाए, जो इंडिया पाकिस्तान क्रैश की संभावना है उसे कम किया जाए, लेकिन जो वायलेंस था ना कश्मीर में वो एकदम टॉप में है, एकदम पीक में है। द कोलैप्स ऑफ इंडियाज़ ट्रस्टेड पार्टनर सोवियत यूनियन ऑन वन हैंड। इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर था सोवियत यूनियन 1991 तक, जिसको हम लोग रशिया बोलते हैं, वो भी जो है वो बिखर गया। एंड स्ट्रेन्ड रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। स्ट्रेन का मतलब होता है जो ख़राब रिलेशन हुए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ऑन दी अदर फर्दर वेड ऑन दी कंट्रीज रूलिंग अलाइड। इससे क्या हुआ, इससे प्रभाव पड़ा जो इंडिया के रूलिंग अलाइड थे, मतलब जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि इंडिया के ना तो रिलेशन यूएस के साथ अच्छे थे और सोवियत यूनियन का भी 1991 में जो है वो बट गया। रशिया, उज्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज़ उससे बन गई, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ। अमेरिकन ऑफिशियल्स केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड देयर न्यूक्लियर प्लान्स। जो अमेरिका था उसने एकदम बिल्कुल करीबी से इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी कि क्या इंडिया फ्यूचर में न्यूक्लियर प्लान्स हैं। एंड ओकेजनली ट्रैवल टू दी सब कॉन्टिनेंट टू काउंसिल दी कैंटेंकरियस नेबर्स। और उन्होंने विजिट भी किया, ट्रैवल किया इस सब कॉन्टिनेंट में, मतलब एशिया में, टू काउंसिल दी कैंटेंकरस नेबर्स। कैंटेंकरस मतलब जो झगड़ालू नेबर्स हो ना उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, ठीक है, उनको जो है उनमें एंगेजमेंट करवाने के लिए। फास्ट फॉरवर्ड टू 3 डेकेड्स टू 2023, मतलब अभी हम लोग लगभग 3 डेकेड्स जो हैं वो पार कर चुके हैं। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ ग्रोन अराउंड 600 बिलियन। लेकिन इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 600 बिलियन तक बढ़ चुका है। एंड ए वॉर विद पाकिस्तान इज़ नॉट समथिंग इंडियन लीडर्स लूज स्लीप ओवर। और पाकिस्तान के ऊपर अगर वार की बात करें, युद्ध की बात करें, तो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब इंडिया जो है वो एकदम, इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको नींद ही ना आए इंडिया और पाकिस्तान के वार का नाम सुन के। चाइना हैज़ टेकन दैट प्लेस टू। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की जगह ले ली है लगभग, क्योंकि चाइना जो है ना वो काफ़ी अग्रेसिवली इंडिया के ऊपर, आपको पता है अभी काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एंड देयर इज़ ए जनरल सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशा, और यहाँ पे एक जनरल सेंस भी है फॉरेन पॉलिसी ऑप्टिमिज्म की। द रिफॉर्म्ड इनिशिएटेड आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस नॉट ओनली लेड टू द हायर जीडीपी ग्रोथ बट आल्सो सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रिडक्शन। जो 1991 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई हैं उसने ना सिर्फ हमारी जीडीपी को बढ़ाया है बल्कि हमारी जो गरीबी है उसको भी कम किया है। रैंक्ड एज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडियाज़ नॉमिनल जीडीपी कुड सून टच 4 ट्रिलियन। इंडिया अभी आपको पता है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्दी ही इंडिया जो है वो एक 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। एंड इट एज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज इन दी वर्ल्ड विद ओवर 100 न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया की जो है ना एक मतलब इंडिया एक जो है वो लार्जेस्ट मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड में और लगभग इसके पास 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है द यूएस इज़ नाउ वन ऑफ द इंडियाज़ क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो यूएस जो है वो भी इंडिया का एक क्लोजेस्ट फ्रेंड है। एंड न्यू दिल्ली इंजॉय स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सेवरल पावरफुल स्टेट्स। और इंडिया का जो है ना कुछ पावरफुल स्टेट्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन है पूरे वर्ल्ड में। द विजनरी इन्वेस्टमेंट मेड ओवर द पास्ट सेवरल डेकेड्स आर नाउ बिगनिंग टू बियर फ्रूट। इंडिया ने जो पिछले कुछ सालों में जो इन्वेस्टमेंट की है एक सोच के साथ, एक फ्यूचर सोच के साथ, उसके जो परिणाम है ना वो अभी हमें दिखना शुरू हो गए हैं। विद ए परमिसिव का मतलब होता है किसी चीज़ की जो है ना, मतलब किसी चीज़ में इजी होना, कोई चीज़ आसान होना। तो जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है ना वो भी हेल्प कर रहा है इंडिया को राइज करने में। इंडिया इज़ आल्सो वन ऑफ द पाइवटल स्विंग पावर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम। कंटेम्प्रेरी मतलब जो प्रेजेंट इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इंडिया इसकी एक इम्पॉर्टेंट पावर है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, इंडिया की लोकेशन भी जो है काफ़ी अच्छी है। एंड ऑफन प्लेइंग बोथ साइड्स विद ग्रेट एलन। एलन का मतलब होता है स्पीड। इंडिया जो है दोनों मतलब पक्षों के साथ जो है वो खेल सकती है, उसमें सुलह करवा सकती है अच्छी स्पीड के साथ। द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स अराउंड द यूक्रेन वॉर ब्रॉट रिन्यूड फोकस ऑन इंडियाज़ रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है यूक्रेन वॉर के ऊपर, उसने एक नया फोकस लाया है कि इंडिया जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। द यूएस एंड द वेल्थी वेस्ट वांट इंडिया टू बी ऑन देयर साइड। जो यूएस है और जो पूरा वेस्ट है, यूके वगैरह,
वो चाहता है कि इंडिया जो है वो उनकी साइड में आ जाए और रशिया के खिलाफ हो जाए। एंड इम्बैटल्ड रशियन फेडरेशन इज़ डूइंग एवरीथिंग इट कैन टू एंश्योर इंडिया डज नॉट ऑन इट्स बैक ऑन मॉस्को। और जो रशियन फेडरेशन है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया जो है वो उसके खिलाफ ना हो, मॉस्को के खिलाफ ना हो, जो कि रशिया की कैपिटल है। देयर आर सीरियस सजेशंस दैट इंडिया शुड मेडिएट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया टू ब्रिंग एन एंड टू दी वॉर। तो काफ़ी ज़्यादा सजेशंस भी इंडिया को दी जा रही है कि इंडिया को जो है एक मेडिएट मतलब एक मेडिएटर मतलब एक सुलह करने वाला एक बीच का जो है रोल प्ले करना चाहिए यूक्रेन और रशिया के बीच, ताकि इस वार को ख़त्म किया जाए। न्यू दिल्ली इंक्रीजिंगली यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ मेडिएशन इन ग्लोबल क्राइसिस। इंडिया जो है ना एक मतलब लैंग्वेज यूज़ कर रहा है मेडिएशन की, मध्यस्थता की, जो भी पूरे ग्लोबल क्राइसिस हैं। एंड बीइंग ए ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, और एक मतलब ब्रिज की तरह काम कर रहा है, लोगों को जोड़ने की तरह काम कर रहा है नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट में। इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट इट इज़ ए मेजर पोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और ये हमें बताता है कि ये एक मेजर पोल है, मतलब जो लोगों में मेडिएशन का काम कर सकता है, सुलह करवाने का काम सकता है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ऑल्सो 10 ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया स्टिल लिव इन पॉवर्टी। हालांकि इंडिया में लगभग मिलियंस ऑफ 10 मिलियंस जो ऐसे लोग हैं जो अभी गरीबी रेखा में जी रहे हैं। द कंट्रीज नेशनल पावर हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। इंडिया की जो नेशनल पावर है वो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुई है। मेकिंग इट ए फोर्स विद सिस्टम शेपिंग कैपेबिलिटीज़। इंडिया एक फोर्स की तरह काम कर रहा है, उसको मतलब एक फोर्स की तरह बना हुआ है जिसमें शेप सिस्टम को किस तरह से शेप देनी है वो कैपेबिलिटीज़ हैं और अटेंशंस हैं। वेदर न्यू दिल्ली इज़ एक्चुअली पंचिंग अबव इट्स वेट और नॉट इज सम ओनली टाइम टिल विल टेल। तो क्या न्यू दिल्ली जो है क्या वो अपने मतलब उसका जो कद है उससे ऊंचा जा रहा है या का नहीं जा रहा है, वो हमें अभी आने वाला टाइम ही बताएगा। अब हम लोग बात करेंगे अदर साइड ऑफ द ग्रेट पावर स्टोरी। मतलब ग्रेट पावर की तो हमने बात कर ली, अब हम दूसरी साइड में उसकी बात करेंगे। डिस्पाइट बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, द जीडीपी पर कैपिटा वाज 1947 in 2021 whereas that of Bangladesh 2227। हालांकि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड की, लेकिन जो जीडीपी पर कैपिटा है ना वो इंडिया बांग्लादेश का इंडिया से ज़्यादा है, वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया इवन थ्रू बांग्लादेश इज़ ओनली द 40th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश का जीडीपी जो है वो इंडिया से ज़्यादा है, हालांकि बांग्लादेश जो है वो सिर्फ 40th लार्जेस्ट मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड में। द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम दिस कंपैरिजन इज़ ए वेल नोन वन। तो जो आर्ग्यूमेंट जो तर्क है इस कंपैरिजन से वो एक ये है, जीडीपी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ डू नॉट इक्वल द वेल बीइंग ऑफ कंट्री सिटीजन। जो जीडीपी है ना और जो मिलिट्री है वो इक्वल नहीं करती है जो वेल बीइंग है, जो मतलब भलाई है किसी कंट्री के सिटीजन्स की। बट एट द सेम टाइम द वेल बीइंग ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन डज नॉट इक्वल टू द ग्रॉस मटीरियल पावर दैट ए स्टेट कैन ब्रिंग टू बियर इन इट्स फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। लेकिन इस सेम टाइम पे ये भी कहना सही होगा कि जो वेल बीइंग है मतलब जो इम्प्रूवमेंट है कंट्री की पॉपुलेशन की वो ग्रास मटेरियल पावर से नहीं आ सकती है। मतलब जो हम लोग ऐसे नॉमिनल जीडीपी के थ्रू करते हैं कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बन गई है, या फिर अपनी फॉरेन जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू लोगों की भलाई नहीं हो सकती है। ठीक है, हमें लोगों के लिए ही काम करना होगा। इंडिया इज़ आल्सो बीसेट विद मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस इश्यूज़। बीसेट का मतलब होता है घिरा होना। तो इंडिया के पास बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मे हैव इम्प्रूव्ड। मतलब अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर जो फॉर्मेलिटीज़ चाहिए वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। बट स्टार्टिंग ए बिजनेस विदाउट ए ब्राइव इज़ स्टिल नॉट ईजी। ब्राइव का मतलब होता है किसी को जो है ना वो आप अगर सिफारिश करवा रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, ठीक है, वो पैसा ले रहा है आपका कोई काम करने में, उसको बोलते हैं ब्राइब देना, रिश्वत देना। लेकिन फिर भी किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप रिश्वत ना दोगे तो बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। ए फ्यू डेज़ ऑफ रेन ब्रिंग्स द नेशनल कैपिटल टू इट्स नीज। सिर्फ कुछ दिन बारिश हुई और पूरी दिल्ली में जो है वो बाढ़ जैसी आ गई। ईयर आफ्टर ईयर ऐसा ही होता है। रीजनल कास्ट, एथनिक एंड रिलीजियस डिवीजन्स रन डीप। इंडिया में जो कास्ट हैं, रिलीजन है, वो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडियाज़ डोमेस्टिक चैलेंजेस विल कंटिन्यू टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ इट्स पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम अटेंडिंग टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स। इंडिया के जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं मतलब जो घरेलू चैलेंजेस हैं ना वो कॉन्टीन्यूसली उनको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। उनकी जो अटेंशंस हैं एक पॉलिटिकल लीडर बनने की, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, सबसे पहले इंडिया को जो है अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी।
फॉर द इंडियन पॉलिटिशियन फॉरेन पॉलिसी इज़ ए लग्जरी शी कैनॉट अफोर्ड। इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से कि फॉरेन जो पॉलिसी है ना, ये एक लग्जरी है, मतलब बहुत महंगी है और इंडिया इसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग, प्रेसिंग का मतलब होता है मेन कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, फॉर इंडियाज़ पॉलिटिकल क्लास इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। इंडिया के लिए सबसे मेन मुद्दा ये है कि इंडिया जो है ना गरीबी को दूर करे और जो लोगों की भलाई है मिलियंस ऑफ इंडियंस की, उनको जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे लाने की बात करे। ए टास्क दैट इज़ बाउंड टू डाइवर्ट इट्स अटेंशन फ्रॉम सीरियस एक्सटर्नल एंगेजमेंट। ये जो टास्क है ना, ये मतलब इंडिया को जो है कि जो एक्सटर्नल एंगेजमेंट है उससे दूर कर सकता है, उससे डाइवर्ट कर सकता है। When the political class gives scant attention to the country's foreign and security policy, as it usually happens in the case of India, it is managed by career bureaucrats who usually do not diverge from precedents and avoid taking even remotely risk decisions. तो क्या है, जब कोई पॉलिटिकल क्लास उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए टू दी जो कि कंट्रीज़ की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, जो कि इंडिया में होता है, इंडिया में फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी अटेंशन दी जाती है और इसको मैनेज किया जाता है जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं हमारे, जो कि कभी भी डाइवर्ज नहीं होंगे, जो प्रेसिडेंट मतलब जो पीछे से प्रथाएं चली आ रही हैं और कोई भी जो है ना वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। विदाउट पॉलिटिकल, आगे क्या है, विदाउट पॉलिटिकल विल, मतलब विल का मतलब क्या होता है, एक मतलब स्ट्रॉन्ग चाह होना। फॉरेन पॉलिसी टेंड्स टू बी एन ऑटो पायलट। जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक ऑटो पायलट रहेगी, मतलब जैसी है वैसे ही रहेगी। हमें इसे अगर चेंज करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन की ज़रूरत है। द प्रेजेंस ऑफ ए वीक इकोनॉमी ऑल्सो टेम्पर्स द इंडियंस एलाइट एपिटाइट फॉर एक्सटर्नल एंगेजमेंट। जो वीक इकोनॉमी की वजह से क्या है ना, टेम्पर का मतलब होता है परेशान करना। जो इंडिया के एलाइट हैं, मतलब जो इंडिया का अमीर वर्ग है, उसकी जो भूख है, उसकी जो एपेटाइट है एक्सटर्नल एंगेजमेंट की, वो भी कम होती है, उसको भी परेशानी होती है। ओवर टाइम द एपेटाइट हैज़ ग्रोन, मतलब समय के साथ साथ जो हमारी भूख है वो बढ़ रही है, मतलब और ज़्यादा एंगेजमेंट करने की, पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस बढ़ाने की, हमारा जो एलाइड ग्रुप है। बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट द पॉलिटिकल क्लास कैन ओनली एलोकेट सो मच अटेंशन टू फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज इफ़ द कंट्री इज़ इकोनॉमिकली वीक एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग अंडर पॉवर्टी। लेकिन ये इस चीज़ को चेंज नहीं करेगी, इस फैक्ट को, कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो सिर्फ अटेंशन जो है वो मतलब देती है या फिर दे सकती है जो हमारी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, अगर जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली वीक होगी और उसकी जो पॉपुलेशन है वो अंडर पॉवर्टी होगी। मोर सो ए वीक डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रिवेंट्स पॉलिटिशियंस फ्रॉम एलोकेटिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। और जो वीक डोमेस्टिक इकोनॉमी है ये पॉलिटिशियंस को रोकती हैं कि वो रिसोर्सेज दें फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। फॉर इंस्टेंस द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द ओवरऑल बजट एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एलोकेशन मेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स in percentage terms has witnessed a downward during the last 4 years, and during 2023 it is only 0.44% of the government of India's overall budget। हालांकि इंडिया की जीडीपी जो है वो बढ़ रही है सालों साल, लेकिन इंडिया का जो एलोकेशन दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को वो बहुत ज़्यादा कम है और वो पिछले कुछ सालों से जो है ना वो लगातार गिर रही है। उसके बाद क्या है, it is only 0.44% of government's overall budget। The committee further said that we do not find such allocation in consonance with the country's rising aspirations and growing global stature। Perhaps the country is simply unable to do so। और जो मतलब जो कमेटी है उसने ये भी कहा है कि हम लोग जो है ना ये जो एलोकेशंस हैं इसको कंट्री की जो राइजिंग एस्पिरेशंस हैं और ग्रोइंग ग्लोबल स्टैचर है उसके हिसाब से हम लोग इसको नहीं मान रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है अनुरूप मानना। परहैप्स द कंट्री इज सिंपली अनेबल टू डू सो, कंट्री इसको करने में असमर्थ है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सच डोमेस्टिक चैलेंजेस इज लाइकली टू बी पॉलिटिकली अलाइड डिस्ट्रैक्टेड बाय मोर इमीडिएट डोमेस्टिक कंसिडरेशन रैदर दैन ग्रैंड्योर ऑफ ग्रेट पावर स्टेटस। तो जो इंडिया के डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है। इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक मतलब घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो बाहर में तो होंगी। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, पावर को गले लगाना। सो शुड इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर अंटिल इट्स डोमेस्टिक चैलेंजेस आर रिजॉल्व। तो क्या इंडिया को पूरे ग्लोबल जो ऑर्डर है उसको उससे मतलब उसको शेप देने से रिफ्रेन होना चाहिए, मतलब दूर होना चाहिए जब तक इंडिया की डोमेस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। एज द पैसिमिस्टिक वुड हैव इट,
जैसे कि पैसिमिस्टिक मतलब जो निराशावादी लोग हैं जैसा वो मानते हैं, और शुड इंडिया कंटिन्यू टू असर्ट इट्स प्लेस इन दी वर्ल्ड एंड एस्पायर टू बी ए ग्रेट पावर, या फिर इंडिया को जो है ना लगातार अपना जो प्लेस है उसको मजबूत करना चाहिए पूरे वर्ल्ड में और एक ग्रेट पावर बनने की कोशिश करनी चाहिए। इवन थो इंडियाज डोमेस्टिक इनएबिलिटीज़ विल कंटिन्यू टू मॉडरेट इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड ऑर्डर बेनिफिटिंग द साइज एंड एम्बिशन बीइंग अनविलिंगली टू एंगेज एंड शेप इट वुड बी ए स्ट्रेटजिक ब्लंडर। हालांकि इंडिया की जो डोमेस्टिक इनकैपेबिलिटीज़ हैं मतलब अक्षमताएं हैं वो इंडिया को जो है लगातार कमज़ोर बना रही है, लेकिन इन मतलब बिल्कुल अनविलिंग हो जाना मतलब बिल्कुल जो है पूरे वर्ल्ड के साथ जो है वो एंगेज होने की कोशिश ना करना, ये भी एक ब्लंडर हो सकता है। इंडिया को दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा और बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट ए रूल शेपर यू आर अ रूल टेकर, अगर आप रूल नहीं बनाते हो तो इसका मतलब आप रूल फॉलो करते हो। इट हैज़ नो चॉइस बट टू इन्फ्लुएंस एंड शेप द ग्लोबल ऑर्डर टू मीट इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया को जो है ना पूरे ग्लोबल ऑर्डर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको शेप देना पड़ेगा अगर इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इंडिया को पूरा करना है, विच वुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होंगे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट पे और जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे। Be it debt reconstructing, climate change, global trade and non-proliferation in New Delhi can ill afford to let someone else make not India's impact on the world order is a given in a globalized world. The relationship between a state's global influence and domestic growth is an unavoidable one. हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, ग्लोबल ट्रेड भी है और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इंडिया इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है मतलब अपनी जो व्यूज़ हैं उसको देना बंद कर दे या ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बंद कर दे। ये अनअवॉइडेबल है, इंडिया इसको अवॉइड नहीं कर सकती। इंडियाज़ एबिलिटी टू शेप इंटरनेशनल पॉलिसीज़ मस्ट आल्सो बी ए रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट। इंडिया की जो पावर है, एबिलिटी है पूरी वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप देना, वो उसकी डोमेस्टिक कंटेक्स्ट को भी दिखाती है। एंड इट्स ग्लोबल एंगेजमेंट मस्ट नेसेसरली बी गियर टूवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। और इंडिया का जो नेशनल इंटरनेशनल एंगेजमेंट है जो बाकी कंट्रीज़ के साथ लिंक है वो उनकी हमारे लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नाइदर इट इज़ स्ट्रेटजिक autarky an option nor is India's assertiveness on the global stage a matter of nationalistic hubris or infectious vanity। ना तो एक स्ट्रैटेजिक थोड़ी autarky an option nor is India's assertiveness on the global stage a matter of nationalistic hubris or officious vanity। ना तो मतलब ये होना कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में अपनी असर्टिवनेस अपनी दृढ़ता ना दिखाए, ना तो इंडिया के पास ये ऑप्शन है और ना ही ये ऑप्शन इंडिया के लिए अच्छा है कि इंडिया जो है अपने डोमेस्टिक लोगों को छोड़ दे और सिर्फ फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में सोचे। इंडिया को दोनों चीज़ें जो है वो साथ में करनी होगी। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। अब इसको एक बार खुद से पढ़ना। जय हिंद।